हेलो गाइस, वेलकम बैक टू साइको फॉर यू। सो गाइस, हमारी वीडियो की सीरीज चल रही है जिसमें आपको पता है कि जो भी पंजाब में प्री प्राइमरी टीचर्स का एग्जाम होने वाला है, सो उसका एक क्रैश कोर्स जो आपको दिया जा रहा है, तो उसकी जो है मीन्स वीडियो है, फोर्थ वीडियो है। तीन वीडियोस हमने पोस्ट कर दी हैं, तो जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वह पहले उन वीडियो को जा करके देख लें, क्योंकि जो भी साइकोलॉजिकल पोर्शन रहता है आपके प्री प्राइमरी टीचर्स के टेस्ट के लिए, तो वो हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं। तो तीन वीडियोस अभी मीन्स पोस्ट हो चुकी हैं। सो वो पहले तीन वीडियो जरूर देख लें जिन्होंने नहीं देखी, ठीक है। जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, जो फर्स्ट टाइम हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं, वो इसकी ऑलरेडी तीन वीडियोस प्रोवाइड कर चुके हैं, हम वो देखें। सो लास्ट वीडियो में हमने कुछ विकास के बारे में पढ़ा था, ठीक है। सो आज विकास के जो भी प्रिंसिपल रहते हैं, विकास के क्या सिद्धांत है, कुछ ये चीजें हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको कुछ सिद्धांत लिखवा देता हूँ। यहाँ पे सारे सिद्धांत नहीं लिखे हैं हमारे पास, लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ सिद्धांत लिखवा देता हूँ, ठीक है। आप याद कर लेना। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो भी प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट से रिलेटेड एक डिटेल में वीडियो ऑलरेडी पोस्ट हो रखी है हमारे चैनल पे, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां से आप जो प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट है वो देख लेना आप, ठीक है। यहाँ पे हम मीन्स ज्यादा इसको डीपली तरीके से डिस्कस नहीं करने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि जो चीजें हमने की हुई है उसको बार बार करने का कोई फायदा नहीं है ना। तो जो चीजें की हुई है उस पर मीन्स टाइम वेस्ट करने की बजाय हम यहाँ पे इस चीज को फोकस करेंगे कि हमारा जल्दी से जल्दी जो भी साइकोलॉजी का यह है मीन्स एक क्रैश कोर्स रहेगा ये जल्दी से जल्दी आपके पेपर तक कंप्लीट हो जाए। तो मेरी यही कोशिश रहेगी, ठीक है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आपकी वो चीजें मिस हो जाएं जो आपने कभी भी पढ़ी नहीं है, ठीक है। लेकिन जो चीजें पढ़ रखी हैं, जिसके जिन चीजों के बारे में आपको पता है, इसलिए उन चीजों को मैं मीन्स पूरे तरीके से मीन्स यहाँ पे डिटेल में नहीं समझाऊंगा, क्योंकि पहले ही हम ये डिटेल में कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पे फिर भी मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूँ। सो प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट में आपने जो फर्स्ट हमारे पास प्रिंसिपल याद रखना है, वो है कि यह एक पैटर्न को फॉलो करता है। जो यह प्रिंसिपल है हमारा, सॉरी, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट में फर्स्ट आता है कि यह एक पैटर्न को फॉलो करता है। यहाँ इसको आप याद रखोगे कि यह एक सीक्वेंस में चलता है, ठीक है, यह एक सीक्वेंस में चलता है, ठीक है। सेकंड हमारे पास आता है कि यह एक डायरेक्शन में चलता है, तो इसमें आता है प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। थर्ड अगर बात करें तो थर्ड आपने याद रखना है कि कंटिन्यूटी का सिद्धांत इसमें होता है, निरंतर चलना है। तो हमने पढ़ा था ना लास्ट वीडियो में कि जो विकास है वह निरंतर चलता रहता है, लेकिन वृद्धि एक टाइम पर आकर के रुक जाती है। तो वृद्धि जो कि प्रौढ़ावस्था के बाद अगर बात करें, जब वृद्धावस्था आती है मीन्स 60 तक एज तक अगर व्यक्ति चला जाता है, तो वहां तक जाकर के जो वृद्धि है लगभग रुक जाती है। और किशोरावस्था के बाद जो हमने पढ़ा था ग्रोथ है, वो थोड़ी स्लो हो जाती है, ठीक है। लेकिन विकास विकास में जो एक्सपीरियंस आते हैं, जो लर्निंग्स आती हैं, ठीक है, जो भी मीन्स समाज से एक सीखता रहता है व्यक्ति लगातार अपने जीवन तक, ठीक है, सॉरी, अपने जीवन से मृत्यु तक, तो वो निरंतरता का सिद्धांत में आता है, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी आपने याद रखना है, कंटिन्यू कंटिन्यूज का सिद्धांत, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूज। तो ये आपने याद रखना है। आगे अगर मैं फोर्थ की बात करूं, तो फोर्थ में हमारे पास आता है कि एक हमने पढ़ा था ना लास्ट लास्ट वीडियो में ही ये चीज डिस्कस की थी कि प्रिंसिपल की जो पैटर्न है या डायरेक्शन है वो एक दिशा में चलता है, ठीक है। जो भी प्रिंसिपल है, सॉरी, डेवलपमेंट है, वो एक दिशा में चलता है। लेकिन इसमें कुछ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, विभिन्नताएं आ जाती हैं, और विभिन्नताओं के कारण मीन्स जो विकास की गति होती है, जो रेट होती है, वो क्या है, यूनिफॉर्म नहीं होती, मीन्स वो एक समान नहीं होती। तो इसमें ये भी चीज आपने याद रखोगे, जो भी रेट है डेवलपमेंट की, ठीक है, तो वो क्या है, यूनिफॉर्म नहीं होती। रेट ऑफ डेवलपमेंट इज नॉट यूनिफॉर्म। तो ये भी चीज आपने याद रखनी है। ये फोर्थ प्रिंसिपल में आता है हमारे पास। फिफ्थ की बात करें तो मैंने अभी कहा कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस के कारण, ठीक है। तो फिफ्थ प्रिंसिपल जो हमारे पास रहता है वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ही रहेगा, ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो ये मीन्स व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत। और ऐसे ही सिक्स्थ की बात करें तो यहाँ पे आता है इंटीग्रेशन का, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। इसको बोलते हैं एकीकरण का सिद्धांत, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन में आपने याद रखना है एकीकरण का सिद्धांत। और एकीकरण के साथ साथ ही इसमें विभेदीकरण होता है, जिसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन। तो इसको आप डिस्क्रिमिनेशन भी याद रखना है। इंटीग्रेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन का सिद्धांत है जो इसके प्रिंसिपल में ही आता है हमारे पास। सेवंथ की बात करें तो सेवंथ में आपने याद रखना है इंटर रिलेशनशिप। इंटर रिलेशनशिप का मतलब होता है कि भाई जो भी सिद्धांत के पहलू, हाँ सॉरी, जो भी विकास के पहलू है, जिसमें मेंटल डेवलपमेंट हो गया, फिजिकल डेवलपमेंट हो गया, सोशल डेवलपमेंट हो गया, ठीक है,
इंटर रिलेशनशिप में आपने याद रखना है जो भी सिद्धांत के पहलू है, मींस मेंटल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट और इमोशनल डेवलपमेंट, इसमें फिजिकल डेवलपमेंट भी आप लिख सकते हो। तो ये पहलू, ये आपस में एक दूसरे से क्या करते हैं, इंटर रिलेट करते हैं, ठीक है। इनका आपस में इंटर रिलेशनशिप होता है सभी का, ठीक है। सो ये आपने याद रखना है कि भाई एक दूसरे के साथ जुड़े हुए भी होते हैं, कि जैसे कि अगर मैं बात करूं कैसे जुड़े हुए होते हैं, कि भाई फिजिकल डेवलपमेंट है, ठीक है, फिजिकल डेवलपमेंट है। अगर फिजिकली तरीके से व्यक्ति मच्योर होगा, जैसे कि फिजिकल डेवलपमेंट में एक बात आती है हमारे पास, जैसे मैं बात करूं ब्रेन की, है ना। अगर बच्चे का प्रॉपर तरीके से ब्रेन का विकास हो रहा है, तो ब्रेन तो फिजिकल डेवलपमेंट में आ रहा है ना, क्योंकि भाई ब्रेन है जो वह बॉडी का एक पार्ट है, ठीक है। वह एक बॉडी का हमारा पार्ट है। अगर ब्रेन विकसित हो रहा है, तभी मेंटल डेवलपमेंट, तभी व्यक्ति, जब बच्चा कोई ना कोई मानसिक तरीके से कोई ना कोई जो ऑपरेशंस होते हैं वो कर पाएगा ना, जैसे कि थिंकिंग करना, प्रॉब्लम सॉल्व, है ना। तो तभी ही वह माइंड का यूज कर पाएगा। तो कभी भी माइंड और ब्रेन को अलग अलग मान के चलना है, कभी भी माइंड और ब्रेन को ये मत सोचना कि साइकोलॉजिकल तरीके में, साइकोलॉजिकल लैंग्वेज में माइंड और ब्रेन दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। ब्रेन जस्ट बॉडी का पार्ट है, ठीक है। और माइंड जो कि एक अमूर्त चीज है, जिसको हम छू नहीं सकते, जस्ट फील कर सकते हैं कि व्यक्ति के पास माइंड है ना। लेकिन माइंड किसकी वजह से है, भाई ब्रेन की वजह से है। तो ये दोनों आपस में इंटर रिलेट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीजें आपने समझनी है। ऐसे ही समाज में अगर सोशल डेवलपमेंट की बात करूं, है ना, सोशल डेवलपमेंट में समाज में जो भी व्यक्ति सीखता है, तो उसी से वह अपने इमोशंस को गेन कर सकता है ना। तो इमोशंस को गेन करना इमोशनल डेवलपमेंट आ गया, संवेगात्मक विकास आ गया। तो इसलिए ये एक दूसरे से क्या करते हैं भाई, इंटर रिलेट करते हैं, इसलिए इसमें कॉन्सेप्ट, सॉरी, प्रिंसिपल बन जाता है इंटर रिलेशनशिप का, है ना। और एट्थ की अगर बात करें, तो एक हमारे पास आता है प्रोडिक्टेबिलिटी, ठीक है। प्रोडिक्शन करना यहाँ पे, तो प्रोडिक्शन करना आप समझ सकते हो, इसको बोलते हैं प्रोडिक्टेबिलिटी का सिद्धांत। प्रोडिक्शन करना मीन्स पहले से ही कुछ ना कुछ अनुमान लगाना, पहले से अनुमान लगाना। तो पहले से हम अनुमान लगा ले सकते हैं भाई, अगर हमने सिद्धांत अच्छे से पढ़े हैं, तो व्यक्ति का विकास कैसे होता है, किस सीरीज में चलता है, हम पहले से अनुमान लगा सकते हैं। हमें पता है कि अगर बच्चा, मीन्स जो बाइलेबियल साउंड होते हैं, प, ब, है ना, म, अगर बच्चा इस तरीके के जो वर्ण है, जो साउंड है वो यूज करने लग गया है, सो प को अगर वह दो बार, मीन्स दो बार जल्दी जल्दी से बोलेगा, तो प से मीन्स वह क्या बोल सकता है, कि पापा बोल सकता है, ठीक है। सो यहाँ पे मीन्स एक साउंड से वह एक वर्ड का यूज कर सकता है जो कि मीनिंगफुल है ना, जो कि जिसका एक मीनिंग लिखता है, निकल रहा है यहाँ पे। तो इसी वजह से मीन्स यहाँ पे हम क्या है, प्रोडिक्शन लगा सकते हैं कि भैया अगर वह प बोलना सीख गया, तो पापा भी बोलना सीख सकता है। तो हम वहाँ पे मीन्स उसके लिए एक सिचुएशन क्रिएट करेंगे, उसको मीन्स वहाँ पे कहीं ना कहीं बच्चे को हेल्प करेंगे कि भाई वह प बोलना लग गया है, तो वह पापा बोल सकता है। तो वहाँ पे मीन्स उसको पापा साउंड हम बार बार कि उसके पास दोहराएंगे, ताकि वह इस चीज को सुने और बच्चा बोलने की कोशिश करे। तो यहाँ पे एक उनके लिए जो भी अनुकूल सिचुएशन रहती है उसके लिए, तो वो क्रिएट करेंगे, ठीक है, कि बच्चा कुछ आगे और सीखे। तो यहाँ पे हम प्रिडिक्टेबिलिटी यूज कर रहे हैं, क्लियर। तो ये कुछ मीन्स सिद्धांत थे। तो चलो हम अपना टॉपिक करते हैं अब यहाँ पे। तो विकास के सिद्धांत में हमारे पास देखो, डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट आया है यहाँ पे। तो डायरेक्शन मीन्स मैं अभी आपको बता बता करके ये हटाऊं कि दिशा का सिद्धांत है ना। तो दिशा के सिद्धांत में आपने याद रखना है कि भाई जो विकास है वह एक दिशा में चलता है, ठीक है। सो यहाँ पे कहा है कि शारीरिक और क्रियात्मक विकास की बात करें, तो वो दो दो दिशाओं में यहाँ पे कह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि सिर से पैर की दिशा, यहाँ पे सिर से पैर की दिशा होती है। और दूसरे शब्दों में यहाँ पे कह रहे हैं कि संरचना और प्रक्रियाओं में, सॉरी, प्राकार्यों में सुधार आना, ठीक है। संरचना और प्राकार्यों, संरचना का संबंध उसकी फिजिकल स्ट्रक्चर से है, तो यह भी एक दिशा में होता है। और प्रकार्या मीन्स उसके द्वारा की गई एक्टिविटी। तो इसमें सबसे पहले कह रहे हैं सिर वाले हिस्से में विकास होता है, उसके बाद कह रहे हैं दर्द में यह सुधार आता है। मीन्स बच्चे का जो सिर से, मीन्स अगर सिर की बात करें, तो पहले सिर में विकास होगा, और उसके बाद सिर से आते आते वह उसके प्रॉपर पूरे धड़ में चला जाएगा, ठीक है, विकास। तो उसमें वह बैलेंस करना उस चीज को सीख जाएगा। और धीरे धीरे आकर के लास्ट तक उसकी यह मीन्स कहाँ तक चला जाता है, उसके पैरों तक चला जाता है, ठीक है। तो इसीलिए बोलते हैं कि यह सिर से पैर की दिशा की ओर चलता है, ठीक है। और ऐसे ही कह रहे हैं कि जन्म से पहले की बात करें, कि जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है, ठीक है, तो मीन्स यह सिद्धांत जो जन्म से पहले और जन्म के बाद दोनों में मीन्स यह कंडीशन लागू होती है, ठीक है। तो मीन्स वहां पर भी यही देखा गया है कि जो एक भ्रूण होता है, सबसे पहले वहां पर सिर वाला हिस्सा गेन करता है, ठीक है। तो मीन्स माँ के गर्भ में भी बच्चे का सिर का ही विकास होगा, उसके बाद धड़ का, और उसके बाद उसकी
जो पैर है उसकी टांगे हैं वो विकसित होगी, ठीक है। तो माँ के गर्भ में भी और जब है जन्म ले लेता है उसके बाद भी मीन्स यह दोनों कंडीशन चलती रहती है। तो इसी चीज को बोलते हैं भाई दिशा का सिद्धांत, ठीक है। सो यहाँ पे दूसरी दशा एक और रहती है हमारे पास, शरीर के मध्य से बाहर, इसको बोलते हैं आंतरिक अंगों से बाहरी अंगों की ओर, ठीक है। आंतरिक अंगों से बाहरी अंगों की ओर, आंतरिक अंगों से बाहरी अंगों की ओर, तो ये भी एक डायरेक्शन ही है, ठीक है। सो यह भी एक डायरेक्शन में चलता है कि इसमें पहले जैसे जैसे व्यक्ति के जो भी इंटरनल पार्ट है, मीन्स बॉडी के अंदर जो भी उसके पार्ट हैं, ठीक है, चाहे उसका नर्वस सिस्टम हो गया, सर्कुलरी सिस्टम है, उसका बोन सिस्टम है हमारे पास, और उसका जो डाइजेशन सिस्टम है ना, तो ये रेस्पिरेटरी रेस्पिरेटरी सिस्टम है, तो ये सारी चीजें मीन्स उसके इंटरनल पार्ट्स में आती हैं, उसकी बॉडी के अंदर है ना, हमारी बॉडी के जो है अंदर है। और जब ये चीजों में सुधार होगा, ये सारी चीजों में जब सुधार होगा इस सिस्टम में, तो फिर ही हमारे बाहरी परिवर्तन मीन्स दिखेंगे, ठीक है। सो इसी को बोलते हैं अंदर से बाहर की ओर, ठीक है। तो यह भी एक दिशा ही होती है। तो यहाँ पे हमारे पास दोनों चीजें आई हैं कि भाई आंतरिक अंगों से बाहरी अंगों की ओर, ठीक है, और सिर से पैर की ओर, ठीक है। तो ये दोनों चीजें हैं, आंतरिक अंगों से बाहरी अंगों की ओर और सिर से पैर की ओर। और इसी दोनों चीजों को बोलते हैं, मैं आपको बता देता हूँ, इसमें आपने दो चीजें याद रखनी है। एक तो सिफेलोकॉडल वर्ड याद रखना है, ठीक है, मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था, लेकिन अब यहाँ पे भी बता देता हूँ, सिफेलोकॉडल। और सेकंड हमारे सेकंड याद रखना है प्रॉक्सीमोडिस्टल, ठीक है, प्रॉक्सी मोडिस्टल, ठीक है। तो ये दोनों वर्ड याद रखने हैं आपने। इसका मतलब होता है सिर से पैर, ठीक है, और इसका मतलब होता है आंतरिक अंगों से या अंदर से बाहर, ठीक है, आंतरिक अंगों से बाहरी अंगों की, ठीक है। होप कि ये चीज आप समझ गए होगी। आगे हमारे पास जो कंसेप्ट आता है, आगे हमारे पास है विकास की गति। तो देखो, मैंने अभी आपको रेट की बात बताई थी, है ना, तो मैंने कहा था कि भाई जो भी रेट है किसकी डेवलपमेंट की या स्पीड है, वो यूनिफॉर्म नहीं होती, ये आप याद रखोगे, इज नॉट यूनिफॉर्म, ये मैंने आपको बात बताई थी, ठीक है। तो यह यूनिफॉर्म नहीं होती, इस नॉट को कभी मत भूलना। इसका यह यूनिफॉर्म क्यों नहीं होती भाई, यह व्यक्तिगत भिन्नताओं के कारण नहीं होती। और हर बार मैं बताता हूँ कि जब भी व्यक्तिगत भिन्नताओं की बात आए, तो आपने एक साइकोलॉजिस्ट का नाम याद रखना है, गॉल्टन, ठीक है। आपने एक साइकोलॉजिस्ट का नाम याद रखना है, गॉल्टन, ठीक है। सो गॉल्टन ने व्यक्तिगत भिन्नताओं का कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है। सो विकास की जो भी गति में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं, कि जैसे ही मीन्स यहाँ पे देखो कह रहे हैं कि जो क्रियात्मक विकास की बात करें, कि पहले बच्चा करवटें लेना सीखता है, फिर बैठना, फिर घुटनों के बल चलना, फिर चलने से वह मीन्स दौड़ना हो जाता है, ठीक है, फिर कहीं चढ़ना, मीन्स ये एक क्या है, यह एक दिशा है, यह दिशा में आता है। मीन्स सभी बच्चे, पूरे संसार में सारे बच्चे ऐसे ही विकसित होते हैं, तो यह एक दिशा है। तो दिशा मीन्स विकास में दिशा सभी की समान रहती है, लेकिन अगर दिशा समान रहती है लेकिन गति है वो समान नहीं होती, ठीक है, वो समान नहीं होती। गति का मतलब होता है कि भाई सभी बच्चे करवट लेना सीखते हैं, लेकिन यह एक प्रॉपर हम टाइम की बात यहाँ पे नहीं कर सकते कि भाई एक बच्चा अगर एक जन्म के 7 दिनों बाद करवट लेना सीख जाता है, तो दूसरा बच्चा भी 7वें दिन ही सीखेगा, और पूरे संसार में जितने भी बच्चे हैं वह 7वें दिन ही यहाँ पे वो करवट लेना सीखेंगे। तो ये यहाँ पे हम ये चीज नहीं कह सकते, ठीक है, क्योंकि हर बच्चे में व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती है। कोई 7वें से 8वां दिन कर सकता है, कोई 9वां, कोई 10वां, कोई 15 दिन में, कोई 5 दिन में, कोई मीन्स महीने में। तो ये चीजें क्या है, यह ही जो टाइम है, टाइम सभी का समान यहाँ पे नहीं है, क्योंकि कोई जल्दी विकसित हो रहा है, कोई धीमे विकसित हो रहा है, कोई टाइम लेकर के विकसित हो रहा है। तो यह क्या है, यह ही एक स्पीड है, ठीक है। सो इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि इसका अर्थ यह है कि विकास का अनुक्रम तो निश्चित होता है, किंतु विकास की गति में भिन्नताएं होती है। तो विकास की गति में विभिन्नताएं, यहाँ पे एक आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो कि यहाँ पे कह रहे हैं कि 3 वर्ष की उम्र में ही रंगों की पहचान हो जाती है, उनके नाम सीख लेते हैं। कहने का मतलब कि व्यक्तिगत भिन्नताओं के कारण कुछ बच्चे तो 3 वर्ष में रंगों की पहचान कर लेते हैं, नाम सीख लेते हैं, जबकि कुछ बच्चे 5 वर्ष की उम्र तक सीखते हैं। तो यह क्या है, यह एक भिन्नता ही तो है। ऐसे ही जेंडर से रिलेटेड मीन्स उनमें कुछ भिन्नताएं पाई जा सकती है, कि भाई लड़कों और लड़कियों की विकास की गति,
ठीक है, जो है उसमें भी भिन्नताएं होती है। तो हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि भाई जो लड़के हैं और लड़कियां हैं उनकी मच्योरिटी में कुछ ना कुछ डिफरेंस पाया जाता है कि लड़कियां कम उम्र की होकर भी ज्यादा मच्योर लगती है लड़के से। तो यहाँ पे यही चीज लिखी गई है, देखो कि जन्म के पहले लड़के की तुलना में लड़की के कंकाल तंत्र में अधिक तेजी से वृद्धि होती है। तो ये बात भी आप याद रख सकते हो कि भाई जो लड़कियां हैं वह जो भी प्री नेटल स्टेज होती है, मीन्स जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है, चाहे वह लड़की है या लड़का है, तो लड़के की तुलना में बॉय की तुलना में जो गर्ल है वो जल्दी उसका जो भी स्केलेटन सिस्टम होगा वो तेजी से विकसित होगा यहाँ पे। और लड़कियों में जो भी यौवना आरंभ है वह लड़कों से लगभग 2 वर्ष पहले होता है। तो ये आपके लिए क्वेश्चन है, क्योंकि यौवना आरंभ की अवस्था हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी। तो ये आपके लिए क्वेश्चन है कि भाई यौवना आरंभ की अवस्था किस स्टेज में विकसित हो जाती है, शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, ठीक है, या किशोरावस्था में या प्रौढ़ावस्था में। तो ये आपके लिए क्वेश्चन है कि लड़कियों में यौवना आरंभ, ठीक है, किस स्टेज में विकसित हो जाता है। आपके लिए ऑप्शन है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। और यहाँ पे ये भी चीज आपने याद रखनी है कि लड़कियों में यौवना आरंभ है जो वो लड़कों से लगभग 2 वर्ष पहले होता है। तो मैंने लास्ट वीडियो में भी एक डिफरेंस क्रिएट करके दिखाया था आपको कि कोई लड़का जो कि जो कोई लड़की जो कि 16 वर्ष की है और कोई लड़का जो कि 18 वर्ष का है, तो इन दोनों में समान मीन्स ऐसे लगेगा कि भाई वो लड़की भी 18 वर्ष की ही है, ठीक है, और मीन्स लड़के की समान एज की ही है, क्योंकि 16 वर्ष में ही वो लड़की का जो शरीर है, फिजिकलिटी है, ठीक है, वो ऐसा लगता है कि भाई काफी ज्यादा बड़ी हो गई है, ठीक है, लड़के के मुकाबले। क्लियर है? तो अगर अगर दोनों मीन्स अगर सेम एज है, दोनों अगर मैं सेम एज की बात करूं तो यहाँ पे लड़की ऐसा प्रतीत होगी कि भाई लगभग 20 साल की है, ठीक है, लड़के से मीन्स लगभग 2 साल बड़ी लगेगी यहाँ पे। तो यही 2 वर्ष का डिफरेंस है इनमें। तो ये चीज आप याद रखोगे यहाँ पे, ठीक है। आगे हमारे पास एक प्रिंसिपल आता है इंटीग्रेशन और डिस्क्रिमिनेशन का। विभेदीकरण को बोलते हैं डिस्क्रिमिनेट, एकीकरण को बोलते हैं इंटीग्रेशन। तो भाई विभेदीकरण और एकीकरण भी एक इम्पोर्टेंट रखता है कहीं ना कहीं। तो ये चीज को आपने मीन्स समझना है। तो यहाँ पे देखो विभेदीकरण को एक एग्जाम्पल के माध्यम से यहाँ पे समझाया गया है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो देखो विकास में विभेदीकरण और एकीकरण का सिद्धांत है, ठीक है। तो इसको हम एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो भी एक अंडाणु से शुक्राणु के निषेचन का परिणाम एक कोशिका से होता है। तो जब भी मीन्स यहाँ पे कह रहे हैं कि जो भी एक फीमेल एग होता है और जो मेल के मीन्स स्पर्म होता है, तो जब वो आपस में, ठीक है, जब वो आपस में मिलते हैं तो उनका मीन्स क्या है, एक फ्यूजन होती है और फ्यूजन से एक कोशिका बनती है और उस कोशिका को क्या बोलते हैं, एक सेल बनता है। उस सेल को बोलते हैं जाइगोट, ठीक है, उस सेल को बोलते हैं जाइगोट। तो ये एक बायोलॉजी का टॉपिक है, ठीक है, साइंस का टॉपिक है, इसका नाम है रिप्रोडक्शन। तो उसकी एग्जाम्पल लेकर के इसके बारे में समझाया गया है, विभेदीकरण के बारे में, ठीक है, मीन्स कैसे हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास आगे कह रहे हैं कि यह जो जाइगोट होता है बहुत तेजी से तेजी से मीन्स कह रहे हैं कोशिकाओं में बढ़ता है, मीन्स आगे फिर एक सेल से, ठीक है, एक सेल को जिसको हमने कहा जाइगोट, ठीक है, तो यह आगे कई सेल्स में विकसित होता है, ठीक है, कई सेल्स में विकसित होता है। तो भाई कौन कौन से सेल्स हैं इसमें, कह रहे हैं कि ये सभी कोशिकाएं एक प्रकार की होती हैं, फिर ये कोशिकाएं विभिन्न विशेषताएं भी प्राप्त करती हैं। एक ही सेल्स अलग अलग मीन्स गुण गुण विकसित करते हैं जिसको बोलते हैं टिश्यू। ये आगे उत्तक बन जाते हैं, टिश्यू बन जाते हैं। और इसमें अलग अलग टिश्यू मीन्स जैसे कि कुछ इंद्रियां बन गई, ठीक है, कुछ हमारी वोन्स बन गई और कुछ हमारा ब्लड, ठीक है। तो ये सारे है तो सेल ही, वोन्स भी सेल है, इंद्रियां भी सेल है हमारी, ठीक है, और जो ब्लड है वो भी सेल है। तो ये सारे एक्चुअल में होते टिश्यू ही है, ठीक है। सो जो प्रत्येक टिश्यू है उसका एक अलग से कार्य होता है। वही जो रक्त है उसका एक अलग से कार्य है हमारी बॉडी में, जो हड्डियां हैं उसका एक अलग से कार्य है हमारी बॉडी में, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, ये विभिन्न ऊतक बाद में एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, कोऑर्डिनेशन बनाते हैं। मीन्स एक पाचन तंत्र सिस्टम बन जाता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम बन जाता है, ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम बना देते हैं। तो आगे हमारे पास कह रहे हैं कि जब जाइगोट की एक ही प्रकार की कोशिकाएं अलग अलग ऊतकों में तब्दील हो जाती है, तो यह जैसे कि नर्वस सिस्टम हो गया, ठीक है, वून सिस्टम हो गया, इसमें परिवर्तन हो जाते हैं। तो इसी जो प्रोसेस को, यह पूरी प्रोसेस चल रही है, इसको हम विभेदीकरण बोल सकते हैं, ठीक है। तो विभेदीकरण का सिंपली अर्थ होता है कि विकास की सरल से जटिल और सामान्य से विशिष्ट की ओर गति करना, ठीक है। मीन्स यह है सरल से जटिल, मीन्स पहले कोई ना कोई इजी इजी चीज आती है हमारे पास डेवलपमेंट में, और फिर यह इजी से कॉम्प्लेक्सिकल होती जाती है, ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी इसमें आती जाती है। सो सामान्य से विशिष्टता की बात करें तो ये भी आपने पढ़ा होगा, जर्नल टू स्पेसिफिक,
ठीक है, कि सामान्य से विशिष्टता की ओर चलता है, जनरल टू स्पेसिफिक। सो तो ये सारी चीजें क्या है, यह विभेदीकरण का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, सो सिंपली यहाँ पे हम इसको एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, वही एग्जाम्पल। ठीक है, इसको मैं एक डायग्राम से समझा देता हूँ। देखो सामान्य से विशिष्ट कैसे हुआ, ये सामान्य से विशिष्ट कैसे हुआ। तो अगर मैं बात करूँ कि हमारे पास एक जाइगोट था, ठीक है, एक सेल था, और वो सेल क्या है, वो सेल अलग अलग टिश्यू में तब्दील हो गया। ठीक है, अलग अलग टिश्यू में तब्दील हो गया, जैसे कि ब्लड हमारे पास अलग चला गया। ठीक है, बोन सिस्टम हमारे पास अलग चला गया। ठीक है, और ऐसे ही सेंसरीज हमारे पास अलग आ गई। ठीक है, ज्ञानेंद्रियां। सो ब्लड की बात करें तो ब्लड का आगे एक हार्ट के साथ हमारे हार्ट के साथ रिलेशन होता है, और यह सर्क्युलरी सिस्टम बन जाता है, यह सर्क्युलरी सर्कुलेशन सिस्टम बन जाता है। और ऐसे ही बोन्स की बात करें तो इसमें हमारे पास क्या आ जाते हैं, स्केलेटन सिस्टम बन जाता है, पूरा हड्डियों का ढांचा बन जाता है। और ऐसे ही सेंसरीज की बात करें, इसमें हमारा पूरा नर्वस सिस्टम तैयार हो जाता है। तो ये क्या है, ये कॉम्प्लेक्स होते जाते हैं। अब सर्कुलरी सिस्टम का कुछ अलग से हमारी बॉडी में जो भी काम है वो अलग से है। स्केलेटन सिस्टम हमारी बॉडी को एक ढांचा प्रोवाइड करता है, एक शेप प्रोवाइड करता है। ठीक है, और नर्वस सिस्टम किसी भी हर मैसेज को हमारे माइंड तक लेकर के जाता है। ये आपस में जुड़े हुए भी होते हैं, क्योंकि इनमें से अगर एक भी पार्ट खराब हो जाए, जैसे कि सर्कुलरी सिस्टम खराब हो गया, तो पूरी बॉडी ही काम करना बंद कर देगी। तो ये भी आपको पता है। तो इनमें जो हमने पढ़ा ना कोऑर्डिनेशन, ठीक है, जो भी हमने कोऑर्डिनेशन पढ़ा, तो इनका आपस में वो कोऑर्डिनेशन ही होता है। ठीक है, तो समन्वय जो आपने वर्ड पढ़ा होगा, उसका मतलब कोऑर्डिनेशन ही होता है। तो ये सभी आपस में कोऑर्डिनेट होकर के पूरी बॉडी को चलाते हैं। ठीक है, सो यह क्या है, यह एक कॉम्प्लेक्सिटी तो है, यह एक जटिलता तो है। ठीक है, सो इसी चीज को बोलते हैं विभेदीकरण। होप कि ये आप वर्ड जो विभेदीकरण है वो समझ गए होंगे। ऐसे ही विभेदीकरण को से आगे हम एकीकरण की बात कर लेते हैं। ठीक है, सो हमारे पास यहाँ पे एकीकरण के बारे में देखो कह रहे हैं कि एकीकरण विभिन्न ऊतकों के समन्वय से एक तंत्र बनाने की प्रक्रिया एकीकरण कहलाती है। देखो कह रहे हैं एकीकरण का अर्थ शरीर के विभिन्न भागों के समन्वय से है। मीन्स यहाँ पे जो अभी हमने पढ़ा कि वही जो भी सर्कुलरी सिस्टम है हमारे पास, ठीक है, और जो भी वोन सिस्टम है जिसको हमने स्केलेटन सिस्टम बोला, ठीक है, और जो भी हमारे पास नर्वस सिस्टम है, ठीक है, तो मैंने अभी अभी कहा कि ये आपस में मिलकर के, ये आपस में मिलकर के पूरी बॉडी को चलाते हैं। देखो जब चीज सरल से, जब चीज मीन्स सामान्य से विशिष्ट हो रही थी, ठीक है, सामान्य से ये जब विशिष्ट हो रही थी, तो इसको हमने बोला विभेदीकरण। और जब ये आपस में मिल करके, आपस में कोऑर्डिनेट होकर के, ठीक है, जब यह काम कर रहे हैं, तो इस चीज को हम बोलते हैं एकीकरण। ठीक है, इस चीज को बोलते हैं हम एकीकरण। ठीक है, तो दोनों का आपस में ही चलता है। विभेदीकरण जब हुआ तो उसके बाद क्या हुआ, एकीकरण हुआ। मीन्स आपस में ये मिलकर के काम कर रहे हैं, पूरी बॉडी को चला रहे हैं। अगर एक भी पार्ट खराब हो जाता है तो इट मीन्स यह क्या है, एकीकरण होकर के ही इनका मीन्स काम होता है। ठीक है, सो इसी का मतलब होता है एकीकरण। ठीक है, तो इसी इंटीग्रेशन के कारण, इसी एकीकरण के कारण जो हमारा मीन्स व्यवहार है, जो भी हमारा बिहेवियर है, ठीक है, वह कोऑर्डिनेट होकर के काम करता है। और इसी के कारण मीन्स बॉडी में जटिलता पाई जाती है। देखो एक एग्जांपल मैं आपको और ले देता हूँ, सिंपल है भाई। देखो हमारी बॉडी है, जब हम किसी साइकिल को ड्राइव करते हैं, जब हम किसी साइकिल को चलाना सीखते हैं, उस टाइम पे होता क्या है, उस टाइम पे अगर मैं बात करूं, फिजिकली तरीके से भी हमारी बॉडी काम करती है, और मेंटली तरीके से भी हमारी बॉडी यहाँ पे काम करती है। ठीक है, कैसे, जैसे कि हम फिजिकली तरीके से बात करें तो पूरी साइकिल को बैलेंस कर रहे होते हैं। ठीक है, पूरी साइकिल को बैलेंस कर रहे होते हैं। वो हम कह सकते हैं कि वहां पे हमारी जो भी फोर्स लग रही होती है, ठीक है, फिजिकली तरीके से, तो वो जैसे कि हैंडल का यूज करना, यहाँ पे हम हैंडल को बैलेंस कर रहे होते हैं, और साथ साथ पैडलिंग भी यूज कर रहे होते हैं। मीन्स साइकिल को चलाने के लिए पैडल मारना जरूरी है ना, तो पैडल को भी यूज कर रहे होते हैं। और मेंटली अगर देखें, ध्यान होता है, वो क्या है, वो सामने, हम सामने भी देख रहे होते हैं कि भाई सामने कहीं हमारे साथ दुर्घटना ना हो जाए, कहीं हम गिर ना जाए, या किसी के साथ टकरा ना जाए। तो हमारा जो ध्यान है वो भी मीन्स यहाँ पे, तो ध्यान किस में आ गया, ध्यान तो हमारा मेंटल में आ गया ना। तो हम सामने देख रहे होते हैं, ध्यान लगा रहे होते हैं। तो इसी को बोलते हैं फिजिकली और मेंटली तरीके से, मीन्स जो जब दोनों मिलकर के काम कर रही है चीजें एक साइकिल को चलाने के लिए, तो इसी चीज को बोलते हैं इंटीग्रेशन।
ठीक है, इसी चीज को बोलते हैं इंटीग्रेशन। ऐसे ही सिंपल अगर मैं राइटिंग की बात करूं तो राइटिंग भी इंटीग्रेशन फॉर्म में ही आता है कि भाई इंटीग्रेशन ही है जिसमें हम कुछ ना कुछ लिख रहे हैं। सो फिजिकली तरीके से काम कर रहे हैं और जो लिख रहे हैं, ठीक है, उनके कुछ जो सिंबल्स हैं, ठीक है, जो चिन्ह है जिनका हम यूज कर रहे हैं लिखने के दौरान, तो वो हमारे माइंड में बने हुए हैं, उनका हमें पता है कि भाई क को क बोलते हैं और यह क की शेप है। ठीक है, या इस चीज को हम क नहीं बोलते, हालांकि शेप दोनों की समान लगती है लेकिन इसको हम फ बोलते हैं। ठीक है, तो इन चिन्हों की जो पहचान है, जो एक शेप है, वो हमारे माइंड में बनी हुई है। ठीक है, और एक जो भी हम लिख रहे हैं उसकी कोई ना कोई सेंस बननी चाहिए। ठीक है, तो ऐसे नहीं मैं कुछ भी ये लिख दूं, ठीक है, तो इट मीन यह कोई वर्ड नहीं है, यह लैंग्वेज नहीं है, तो यहाँ पे इसका कोई मीनिंग क्लियर नहीं होता, तो हम यह कह सकते हैं कि यह माइंड के साथ संबंधित नहीं है ये चीज। ठीक है, कुछ भी मैं लिख दूं तो कुछ भी लिखने का मतलब नहीं है, मतलब जो लैंग्वेज के चिन्ह है वो हम लिख रहे हैं। तो राइटिंग भी किसमें आती है, एक एकीकरण में के नियम में आ सकती है कि जिसमें हम फिजिकली एक्टिविटी के साथ साथ माइंड भी हमारा काम कर रहा है। ठीक है, तो सिंपल बहुत सारे कुछ ऐसे कौशल होते हैं, सॉरी एक्टिविटी होती हैं, साइकिल को ड्राइव करना। ठीक है, तो यह आपको पता है कि कब हमने ब्रेक लगाने हैं। ठीक है, कोई सामने जब हम किसी के साथ टकराने जा रहे होते हैं तो हम अपनी साइकिल को रोकने के लिए अपनी ब्रेक लगाते हैं, तो जस्ट उस टाइम पे हमारा माइंड काम करता है ना। तो वो क्या है, वो एक फिजिकली एक्टिविटी के साथ साथ जब हमारा माइंड का काम कर गया, मीन्स दोनों की कोऑर्डिनेशन हो गई, तो दोनों चीजों की कोऑर्डिनेशन को हम क्या बोल सकते हैं, एकीकरण बोल सकते हैं। तो होप कि आपको भाई एकीकरण चीज जो है वो समझ आ गई होगी। ठीक है, तो आगे हमारे पास कुछ टॉपिक आया है निर्णायक अवधियां का। ठीक है, तो निर्णायक अवधियां, तो देखो भाई एक ना ऐसा काल आता है, एक ऐसा समय होता है, यह जरूरी नहीं है कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड ही होगा व्यक्ति का, यह किसी भी व्यक्ति की, जो भी बच्चे की अवस्था चलती है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, है ना, जो भी हमने पढ़ी है, तो उसमें यह कोई भी टाइम पीरियड हो सकता है। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं निर्णायक अवधि। तो यह कोई प्रॉपर मीन्स इसका एक टाइम पीरियड नहीं ले सकते कि 1 से 2 वर्ष तक का ही बस, पूरे जीवन काल में 1 से 2 वर्ष तक का ही टाइम पीरियड निर्णायक अवधियां कहलाता है। ठीक है, यह हर एक बच्चे में भिन्नताएं पाई जाती हैं और हर एक बच्चे का कोई भी टाइम पीरियड यहाँ पे हम ले सकते हैं या हो सकता है। ठीक है, यह बच्चे पे डिपेंड करता है। सो निर्णायक अवधियां पहले होती क्या है, इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं। कह रहे हैं बालिका या बच्चे के जीवन में कुछ ऐसे ऐसा समय होता है, ऐसे टाइम पीरियड रहता है जो उसके विकास और ज्ञान के लिए निर्णायक होते हैं। मीन्स उस टाइम पे हमें ऐसा लगता है कि अब बच्चा कुछ ना कुछ सीखने जा रहा है, तो सिंपली वो उसका निर्णायक अवधि या टाइम पीरियड हो सकता है। तो इस अवधि में बालिका को हम क्या कर सकते हैं, या जो भी बच्चा है उसको एक एडिक्विट या कंफर्टेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, ताकि बच्चा कुछ ना कुछ वहाँ पे जो भी जिस तरीके का भी विकास होना है वो विकास इजिली तरीके से कर जाए, उनको यहाँ पे दिक्कत ना हो। ठीक है, सो जब जब हमें ऐसा लगता है कि भाई कहीं ना कहीं बच्चा अब ये चीजें सीख जाएगा, तो इट मीन्स हम क्या कर सकते हैं कि भाई उसके लिए उसी तरीके का एनवायरनमेंट उसको प्रोवाइड किया जा सके और उसका मीन्स जो भी विकास है वो हो सके। तो इसी टाइम पीरियड को हम कह सकते हैं कि यह उसकी एक निर्णायक अवधि थी। तो यहाँ पे देखो कह रहे हैं कि इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं निर्णायक अवधि को। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि कभी कभी तो प्रतिकूल अनुभवों से हुई हानि को सुधारा भी नहीं जा सकता। वे अवधियां जब बालिका अपने परिवेश की परिस्थितियों के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील होती है, निर्णायक अवधियां या संवेदनशील अवधियां कहलाती है। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो टाइम पीरियड जो भी बच्चे का अपने परिवेश की परिस्थिति के प्रति, मीन जो भी उसका इन्वायरमेंट की कंडीशन रहती है, सिचुएशन रहती है, उसके अकॉर्डिंग जो भी मीन्स वह सेंसिटिव होता है इन्वायरमेंट, तो उस सेंसिटिव इन्वायरमेंट को हम यहाँ पे निर्णायक अवधि बोल सकते हैं। देखो सिंपल, अगर मैं इसको सिंपल तरीके से समझाऊं निर्णायक अवधि को, तो यह एक ऐसा टाइम पीरियड रहता है जिसमें बच्चे में विकास या सीखने को हम कह सकते हैं कि वह जल्दी गेन करता है। मीन्स यह ऐसा समय होता है जो किसी भी बालक के लिए वहां पे एक्सपीरियंस गेन गेन करने का या लर्निंग करने का या फिर डेवलपमेंट करने के लिए एक अनुकूल होता है। यदि हम इस समय में बच्चों को सीखने से संबंधित इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं, तो वह इजिली किसी भी स्किल को या किसी भी फैक्ट को या किसी भी एक्टिविटी को लर्न कर लेता है। क्लियर है, तो ये टाइम पीरियड ही एक निर्णायक टाइम पीरियड कहलाता है। यहाँ पे हम यहाँ पे हम कुछ देख लेते हैं कि क्या कह रहे हैं। निर्णायक अवधि या संवेदनशील अवधि कह रहे हैं कि वह अवधि होती है जब परिवेश परिस्थितियों में, मीन्स इन्वायरमेंट की सिचुएशन में, जो भी बच्चे के विकास पर अधिकतम मीन्स बहुत ज्यादा यह क्या करती है, उसको प्रभाव डालती है। ठीक है, और विशिष्ट अनुभवों और अन्य अवधियों की अपेक्षा इस अवधि में बालिका का विकास ज्यादा, मीन्स कुछ
अदर टाइम के अकॉर्डिंग अगर इस टाइम पीरियड की बात करें तो इसमें बच्चे का विकास ज़्यादा प्रभावित होगा। तो यह अवधियाँ जो होती हैं विकास के लिए निर्णायक होती हैं, क्योंकि इस दौरान बालिका विशेष कौशल सीखने के लिए एक फिजिकली तरीके से, जैविक रूप का मतलब है फिजिकली तरीके से तैयार होना। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है, एग्जाम्पल में कह रहे हैं कि जब बालिका बोलना तब शुरू करती है जब उसके स्वर तंत्रों जो जो उसके लिप्स होते हैं या उसकी टंग होती है उस पर वह कंट्रोल कर सके। तो मीन्स हम कह सकते हैं कि भाई वह बोलना स्टार्ट कर सकती है, और जो उसका प्रॉपर तरीके से ब्रेन है, मस्तिष्क है, ठीक है, तो या वह कार्य के लिए विकसित हो जाता है, मीन्स हम कह सकते हैं कि वह बोलना शुरू कर सकती है। तो यह उसका एक निर्णायक काल है, ठीक है। तो इसी में फिर हम इसी काल में, इसी टाइम पीरियड में, इसी समय में हम क्या कर सकते हैं कि बच्चे को उसी तरीके का इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो जैविक रूप से तैयार होना जो क्या कहलाता है, परिपक्व कहलाता है। तो देखो भाई, मैं थोड़ा सा आपको परिपक्वता जो होती है, मैच्योरिटी, और मैच्योरिटी का लर्निंग के साथ क्या रिलेशन है ये भी मैं यहाँ पे समझाऊंगा। तो प्लीज वीडियो को जरूर देखते रहना, वीडियो के साथ बने रहना, ठीक है। और एक बात और लास्ट में मैं आपको जो भी हमारे पास इसके कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, कुछ क्विज रहेगी, किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो वीडियो के साथ बने जरूर रहो। तो यहाँ पे हमारे पास कह रहे हैं कि आगे कह रहे हैं यहाँ पे एक क्वेश्चन ले रहे हैं, लगभग 12 महीने की उम्र में बालिका पहला शब्द बोलती है। तो यह आपने ध्यान इस चीज को आपने नोट कर लेना है। कई बार सीधा क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है बुक से, ठीक है, कि भाई किस महीने तक, तो 1 साल की उम्र तक लगभग कह सकते हैं कि बच्चा या बच्ची बोलना सीखती है, ठीक है। तो यह 1 साल की उम्र का हम कह सकते हैं कि भाई यह एक निर्णायक पीरियड हो सकता है उसका, स्पीकिंग से रिलेटेड, बोलने से रिलेटेड, समझ गए। तो अब मैं आपको थोड़ा सा किसके बारे में, परिपक्वता और मैच्योरिटी के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। परिपक्वता और मैच्योरिटी एक्चुअल में होती क्या है, ठीक है। तो देखो, आपने दोनों वर्ड्स के बारे में सुना होगा, परिपक्वता और मैच्योरिटी, सॉरी, लर्निंग। तो मैच्योरिटी की बात करें तो सिंपल है, ठीक है। मैच्योरिटी की बात जब भी आए, आपने एक वर्ड साइकोलॉजिस्ट का नाम याद रखना है, एर्नोल्ड गैसल, ठीक है। एर्नोल्ड गैसल मीन्स मैच्योरिटी का सिद्धांत एर्नोल्ड गैसल ने दिया था। और फिजिकली हम कह सकते हैं कि फिजिकली जो भी ग्रोथ है या जो भी विकास है, फिजिकली डेवलपमेंट है या ग्रोथ है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जब यह गेन कर लेता है व्यक्ति, तो इट मीन्स हम कह सकते हैं कि वह मच्योर है। जैसे ही हमने अभी 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 पीछे पढ़ा था कि जब वह उसकी टंग, जो भी उसकी टंग है, जीभ है या उसके लिप्स है, तो उस पर जब उसका कंट्रोल हो जाता है, इट मीन्स हम कह सकते हैं कि वह बोलने के लिए रेडी है, ठीक है, परिपक्व है। तो यहाँ पे परिपक्वता के बारे में आपने याद रखना है कि फिजिकली जहाँ ग्रोथ आने से व्यक्ति मैच्योर होता है और बहुत से एक्सपीरियंस वह गेन करने के लिए रेडी हो जाता है। एक्सपीरियंस जो होते हैं, ठीक है, वह जहाँ सीखना होता है जो, वह वृद्धि पर ही निर्भर करता है। जो भी लर्निंग होती है, ठीक है, या जो भी एक्सपीरियंस गेन करना होता है, ठीक है, वह किस पर निर्भर करता है, वह मैच्योरिटी पर ही निर्भर करता है हमारा, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर बात करूं, सीखने के लिए हम कह सकते हैं मैच्योरिटी की जरूरत है यहाँ पे। लेकिन अब लर्निंग की बात करें तो लर्निंग के लिए मैच्योरिटी की तो जरूरत है, लेकिन लर्निंग के लिए और भी चीजों की जरूरत है। जैसे कि उसका समाज हो गया, उसके मीन्स जो भी थिंकिंग होगी, उसके स्किल हो गई, उसका एक प्रॉपर जो इन्वायरमेंट रहता है वो हो गया, मीन्स और भी चीजें बहुत सारी है, उसका एक मानसिक विकास हो गया, ठीक है। तो और भी बहुत सारी चीजें हैं जो सीखने के लिए जरूरी होती है। ऐसा नहीं है कि ओनली मैच्योरिटी, ओनली का मतलब सिर्फ मैच्योरिटी नहीं, और भी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन मैच्योरिटी कहीं ना कहीं हेल्प करती है सीखने के लिए। कैसे, जैसे कि अगर बच्चा अभी अभी हमने बात करी ना कि अगर बच्चा फिजिकली तरीके से जब वह चलने लग गया है, जब वह चलने लग गया है, ठीक है, फिर ही वह साइकिल चलाना सीखेगा ना, फिर ही वह साइकिल चलाना सीख, अगर वह चलने ही नहीं लगा है तो साइकिल कैसे चलाना सीख जाएगा। इट मीन्स चलना मैच्योरिटी में आता है, लेकिन साइकिल चलाना सीखना लर्निंग में आता है, ठीक है, यह लर्निंग में आता है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल है यहाँ पे, ठीक है। तो मैच्योरिटी कुछ, देखो, आपको लर्निंग के बारे में पता होगा, लर्निंग के बारे में आपने यह चीज सुनी होगी कि जब व्यक्ति के बिहेव में चेंज आते हैं, ठीक है, तो उसको हम लर्निंग बोलते हैं। जब व्यक्ति के बिहेव में, जब किसी भी बच्चा है, लड़की है, लड़का है, जब उसके व्यवहारों में परिवर्तन आ रहे हैं, और उसको क्या बोलते हैं, मैच्योरिटी बोलते हैं। और वह परिवर्तन क्या होने चाहिए, वह परमानेंट होने चाहिए, ठीक है, वह क्या होने चाहिए, वह परमानेंट होने चाहिए। यह एक प्रॉपर डेफिनेशन रहती है किसकी, लर्निंग की। लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करूं मैच्योरिटी की, तो मैच्योरिटी में भी तो व्यक्ति के व्यवहार में चेंज आते हैं, और मैच्योरिटी भी तो परमानेंट होती ही है।
तो फिर यहाँ पे लर्निंग और मैच्योरिटी में क्या डिफरेंस रह गया? दोनों की अगर मैं एक डेफिनेशन की बात करूं, तो लर्निंग को भी हम बोलते हैं कि व्यवहारों में चेंज आना और परमानेंट चेंज आना, और मैच्योरिटी भी तो एक ऐसी चीज है जिसमें कुछ ना कुछ उसमें चेंज आ रहे हैं, और वह भी तो परमानेंट ही होते हैं। वह कोई ऐसा तो नहीं है कि कुछ समय बाद वह चेंज हो जाते हैं। ठीक है, अगर मान लो मैच्योरिटी में किसी बच्चे की हाइट 4 फुट तक हो गई, ठीक है, जो भी उसकी एज के अकॉर्डिंग 4 फीट तक हो गई उसकी हाइट, तो क्या वह 4 से अगले वर्ष 3 हो जाएगी? तो ऐसा तो नहीं है कि वो कम हो, वो 4 फुट उसकी परमानेंट रह गई। ठीक है, कि भाई परमानेंट है ये 4 फुट तो रहेगी, हाँ, ज़्यादा ज़रूर हो सकती है। ठीक है, लेकिन एक एज ऐसी भी रहती है ना, जिसको हमने पीछे ही पढ़ा था प्रोढ़ा एज, कि जिसमें जो भी विकास है में जो वृद्धि है, यह क्योंकि हाइट फिजिकल डेवलपमेंट में आती है, तो भाई जो वृद्धि है वह कहीं न कहीं रुक भी जाती है। ठीक है? तो चलो, मीन्स काफ़ी कॉम्प्लेक्सिकल चीज़ें हैं अगर आप इसको ध्यान से देखो। तो मैं थोड़ा-सा मैच्योरिटी के बारे में बता देता हूँ कि वही परिपक्वता आने पर लर्निंग होगी, परंतु लर्निंग होने पर व्यक्ति कुछ ना कुछ सीखेगा, व्यक्ति कुछ ना कुछ सीखेगा। कहने का मतलब यहाँ पे अगर मैं मैच्योरिटी की एक डेफिनेशन की बात करूँ, तो यहाँ पर मैच्योरिटी की डेफिनेशन यह रहती है कि भई जो परिवर्तन, जो चेंजेस, ठीक है? जो चेंजेस सीख कर आए हों, जो चेंजेस सीख कर आए हों, उसको हम मैच्योरिटी नहीं बोलेंगे। जो चेंजेस व्यक्ति के व्यवहार में सीख कर आए हों, उसको हम मैच्योरिटी नहीं बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पे दोनों एग्जांपल ले लेते हैं हम। एक तो ले लिया मैंने चलना सीखना, ठीक है? और एक यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं साइकिल चलाना सीखना। ठीक है, चलना सीखना और साइकिल चलाना सीखना। तो वही चलना सीखना हमारे पास क्या है, मैच्योरिटी है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि बच्चे को चलना सिखाने के लिए कि कैसे चला जाता है, हम उसकी एक प्रॉपर क्या करवाते हैं यहाँ पे, प्रैक्टिस करवाते हैं। अगर आप उसकी प्रैक्टिस ना भी करवाओगे, तो एक एज के अकॉर्डिंग मैच्योरिटी गेन पर करने पर वह अपने आप चलना सीख जाएगा, अगर उसके पैरों में कोई विकार नहीं है तो। ठीक है, लेकिन साइकिल चलाना सीखने की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे साइकिल चलाना एक लर्निंग है, क्योंकि व्यक्ति को साइकिल चलाने के लिए एक प्रॉपर इन्वायरमेंट की जरूरत पड़ती है, और उस इन्वायरमेंट में उसको प्रॉपर प्रैक्टिस की भी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, वह उसको प्रैक्टिस चाहिए, और प्रैक्टिस के साथ साथ उसके पास कुछ ना कुछ मैच्योरिटी भी होनी चाहिए, कि अगर उसकी टांगों का ही विकास नहीं हुआ है, तो वह साइकिल कैसे चला लेगा। ठीक है, तो एक प्रॉपर मैच्योरिटी चाहिए, स्किल्स चाहिए यहाँ पे, और एज ए हेल्पर उसके पास एक गाइडर भी होना चाहिए, इसको गाइड करने वाला, कि भाई साइकिल को चलाने के लिए पहले साइकिल को पीछे से बैलेंस करने वाला एक गाइडर होना चाहिए। ठीक है, सो ये चीजें मीन्स सीखने में आ रही हैं, लेकिन मैच्योरिटी में, जस्ट मैच्योरिटी के लिए फिर क्या जरूरी है? ठीक है, परिपक्वता के लिए सिर्फ जरूरी है बच्चे का पालन पोषण, पेरेंट्स द्वारा जो भी उसका पालन पोषण किया जा रहा है, वो जरूरी है। उसको प्रॉपर तरीके से जो भी एक न्यूट्रिएंट्स वगैरह हम प्रोवाइड कर रहे हैं, वो वो किस तरीके से प्रोवाइड करें, उसको मीन्स हेल्थी भोजन दे रहे हैं या नहीं दे रहे। तो यह किसमें मैच्योरिटी के लिए बच्चे का खान पान, बच्चे का पालन पोषण, बच्चे की केयर, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। ठीक है, सो होप कि मैच्योरिटी और लर्निंग के बारे में थोड़ा बहुत आप समझ गए होंगे। तो गाइज ये हमारा कुछ टॉपिक था। ऐसे ही जैसे निर्णायक अवधि होप कि आप समझ गए होंगे कि भाई ऐसा टाइम पीरियड जिसमें एक बच्चे के विकास को यह प्रभावित करता है कि अब बच्चे बच्चे कुछ ना कुछ तेजी से सीख पाएंगे। ठीक है, वो एक ऐसा समय आता है तेजी से सीख पाएंगे। तो वही बच्चे तेजी से सीख पाएंगे, तो इट मीन्स हम वहां पे कुछ हेल्प तो कर सकते हैं उसको, कुछ ना कुछ उसी तरीके का प्रोवाइड करें इन्वायरमेंट। ठीक है, तो आगे हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है विकास पर प्रभाव। ठीक है, तो देखो विकास पर प्रभाव, तो इट मीन्स यह कुछ फैक्टर होते हैं जो विकास को प्रभावित करते हैं भाई। तो उन्हीं फैक्टर्स की बात करेंगे। तो यह एक टॉपिक बनता है फैक्टर इफेक्ट ऑन डेवलपमेंट। ठीक है, और फैक्टर इफेक्ट ऑन डेवलपमेंट से रिलेटेड जो भी एक वीडियो है, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहां पे आप प्रॉपर तरीके से देख सकते हो, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे आपको कुछ चीजें बता देता हूँ कि भाई जो भी विकास है, ठीक है, विकास में अगर बात करें, तो यहाँ पे दो कारक मुख्य ऐसे आते हैं मेनली, दो फैक्टर। ठीक है, कि जो कि उसको प्रभावित करते हैं। तो हमारे पास दो फैक्टर हैं जो प्रभावित करते हैं। एक तो हमारे पास आता है हेरिडिटी। ठीक है, एक हमारे पास आता है हेरिडिटी, और दूसरा है इन्वायरमेंट। दूसरा है इन्वायरमेंट, जिसको बोलते हैं पर्यावरण या परिवेश। हेरिडिटी का संबंध अनुवंशिकता से है, ये आपको पता होगा। तो देखो भाई हेरिडिटी में होता क्या है,
हेरिडिटी में बच्चे के कुछ ऐसे स्किल्स आते हैं, कुछ ऐसे गुण आते हैं जो कि इनबॉर्न होते हैं, जो कि क्या होते हैं, इनबॉर्न होते हैं। हेरिडिटी में ऐसे स्किल आते हैं जो कि इनबॉर्न होते हैं और उसकी फिजिकल स्ट्रक्चर आ जाती है, उसकी शेप आ जाती है। ठीक है, कुछ ऐसे गुण आते हैं फिजिकली तरीके से जो डिसाइड करते हैं कि भाई यह हेरिडिटी ही है। जैसे कि आपने देखा होगा उसके बालों का रंग जो कि उसके पेरेंट्स के बालों के रंग से मिलता जुलता है, उसकी नाक की शेप जो उसके पेरेंट्स से या उसके दादा दादी चाचा चाची मीन्स कहीं कोई भी जो उसके ब्लड रिलेशन में है तो उनसे मिलता है। ठीक है, उसका स्किन कलर हो गया यहाँ पे, उसके नयन नक्श हो गए यहाँ पे कि व्यक्ति के जो या बच्चे के जो नए नक्श हैं वो अपने पेरेंट्स से मिलते जुलते होते हैं, है ना। तो मीन्स यहाँ पे ये सारी चीजें कैसे पॉसिबल है, यह आपको पता है कि जो जीन होते हैं, हमारे जीन्स होते हैं, तो उसके द्वारा यह पॉसिबल है कि भाई जो पेरेंट्स के जीन है वो बच्चे में प्रवेश करते हैं। ठीक है, तो इसमें और इसी जीन के कारण तो डिफरेंस पाया जाता है। ठीक है, अगर मैं हेरिडिटी की बात करूं तो इसी जीन के कारण तो डिफरेंस पाया जाता है। जैसे कि हाँ, जो एक ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, वो भिन्न होती है जो कि जीव जंतुओं की प्रजाति है एनिमल से, और यह भिन्न होती है हमारे प्लांट से, पेड़ पौधों से। तो पेड़ पौधों में भी जीन होते हैं, उनके अलग अलग जीन्स हैं, एनिमल्स के अलग अलग जीन्स होते हैं और ह्यूमन बीइंग के अलग अलग जीन्स होते हैं। तो इनमें जो डिफरेंस पाया जाता है वो जीन्स के कारण ही पाया जाता है। ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, सो भाई सिंपली कहें तो हेरिडिटी आपने याद रखना है कि भाई जो भी इसमें जीन आते हैं या जो जन्मजात गुण आते हैं, जैसे कि जेंडर हो गया, तो वही जो लिंग है, जो जेंडर है, मीन्स वह तो कभी बदलेगा नहीं। ठीक है, वह तो अगर लड़की ने जो भी अगर मान लो बच्चा एज ए फीमेल है और एज ए मेल है, ठीक है, तो वो फीमेल ही रहेगा और मेल मेल ही रहेगा, क्योंकि जीन्स के अकॉर्डिंग जो उसका जेंडर निर्धारित हो गया। ठीक है, तो जेंडर को निर्धारित करने वाला जो जोड़ा होता है वो आपको पता है कि भाई जीन्स बहुत होते हैं लेकिन जो बॉडी में क्रोमोसोम्स होते हैं, गुणसूत्र। ठीक है, तो जो 23वां जोड़ा गुणसूत्र होता है, ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा, 23वां जोड़ा गुणसूत्र किसका निर्धारित करता है, निर्धारण करता है, जेंडर का निर्धारण करता है। ठीक है, सो होप के इसके बारे में आपको पता होगा, हेरिडिटी के बारे में। ठीक है, तो जो अनुवंशिकता का संबंध है वो जीवन में जो जन्मजात गुण आते हैं, विशेषताएं आती हैं, बालों का रंग, त्वचा का रंग, आंखों का रंग, ठीक है, नयन नक्श, वो सारे किससे संबंधित है, वो सारे हेरिडिटी से तो रिलेटेड है। तो यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हो अनुवंशिकता। ठीक है, कि भाई इसमें इनबॉर्न जो गुण है, लक्षण है, वो आते हैं। ठीक है, त्वचा का रंग, आंखों का रंग, नयन नक्श, शरीर की संरचना, वंशानुक्रम जो भी आता है। ठीक है, वंशानुक्रम मीन्स हेरिडिटी से निर्धारित होते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो मानव जाति में जो भी मीन्स चीजें होती हैं, दो बाहें, दो टांगे, एक हार्ट होता है, जो भी डाइजेशन सिस्टम होता है, तो ये सारे किससे संबंधित है, आनुवंशिकता से ही तो रिलेटेड है। ठीक है, ऐसे ही इनमें जीन पाए जाते हैं और जीन्स के कारण ही व्यक्ति में जो प्लांट होते हैं, एनिमल्स होते हैं, ह्यूमन बीइंग जाति है जो, उसमें क्या पाया जाता है, अंतर पाया जाता है। ठीक है, तो ये मैं आपको समझा चुका हूँ कि एक सिंगल जाइगोट जो कि विभाजन होता है, उसका फ्यूजन होती है और वह अलग अलग सेल में आगे परिवर्तित होता है और सेल आगे जाकर के टिश्यू बनते हैं, टिश्यू आगे जाकर के ब्लड, ब्लड हो गया, वून्स हो गया, है ना, इसमें बदल जाता है। और आगे ब्लड, आगे जाकर के ब्लड जो है उसकी कुछ जैसे कि ये शिराएं वगैरह विकसित हो जाती हैं। ठीक है, वेन्स वगैरह विकसित विकसित हो जाती हैं और इसका संबंध जो भी हार्ट है उससे होता है, हार्ट सिस्टम से होता है, हमारे सर्कुलरी सिस्टम से। ठीक है, सो ये सारा फिजिकली है। तो ऐसे ही अगर मैं इन्वायरमेंट की बात करूं हमारे, ठीक है, तो इन्वायरमेंट में कौन कौन सी चीजें आती हैं, इन्वायरमेंट की बात करें तो वो दो तरीके से, एक तो फिजिकल इन्वायरमेंट, एक सोशल इन्वायरमेंट, सामाजिक विकास। फिजिकल इन्वायरमेंट, तो फिजिकल इन्वायरमेंट में ये पेड़ पौधे, नदियां, झीलें, पर्वत, पहाड़, ठीक है, और उसकी धरती एक मीन्स रेगिस्तान वाला इलाका है या एक मैदानी इलाका है या समुद्री किनारे वाला इलाका है, जंगली पहाड़ों वाला इलाका है, तो ये सारा फिजिकल इन्वायरमेंट में आता है वहाँ की। और सोशल इन्वायरमेंट में बात करें तो उसकी फैमिली, उसकी फैमिली हो गया, रहन सहन हो गया, कल्चर हो गया, उसका लैंग्वेज होगी, रीति रिवाज हो गए, वेशभूषा होगी, पहनावा, जाति, धर्म, विश्वास, नैतिकता, अच्छाई, बुराई। ठीक है, ये सारी चीजें, उसका ये सारी चीजें मीन्स सोशल इन्वायरमेंट में आ जाती है। ठीक है, उसका स्कूल हो गया, तो बहुत सारी एग्जाम्पल आप इसमें ले सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे ना एक चीज आती है कि कुछ साइकोलॉजिस्ट स्टार्टिंग में ये मानते थे कि भाई जो विकास है उस पर प्रभावित पड़ता है आनुवंशिकता का, और कुछ मानते थे कि भाई जो विकास है उस पर ज्यादा प्रभाव पड़ता है किसका, पर्यावरण का, परिवेश का या इन्वायरमेंट का। ठीक है, तो यहाँ पे बस यही चीज अब समझेंगे हम यहाँ पे कि जो कुछ तो ये मानते थे कि विकास केवल आनुवंशिकता या परिवेश का परिणाम होता है। ठीक है, कुछ मानते कि यह
सिर्फ अनुवंशिकता का ही परिणाम होता है। लेकिन ये बात केवल वाली बात गलत है, यह दोनों की परस्पर क्रिया का नतीजा है। ठीक है, तो ये बात अपनी आप कॉपी पे नोट कर दो। आपने कभी भी ये अपने दिमाग में बिठा करके नहीं रखना कि वही विकास है उसको केवल अनुवंशिकता ही प्रभावित करती है, और जहाँ विकास है उसको केवल परिवेश ही प्रभावित करता है। ठीक है, जहाँ केवल अनुवंशिकता, जहाँ परिवेश, केवल परिवेश। ठीक है, सो इनकी दोनों में आपस में इंटरेक्शन इंटरेक्शन ही क्या करती है, विकास को प्रभावित करती है। कई बार हमारे माइंड में ये चीजें आती हैं कि अगर बात करें जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो उसको तो परिवेश मिल ही नहीं रहा होता। ठीक है, तो वो परिवेश का हिस्सा थोड़ी होता है जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है। ठीक है, तो उस टाइम पे फिर परिवेश कैसे प्रभावित करता है? भाई प्रभावित करता है, माँ के गर्भ में भी बच्चे को जो इन्वायरमेंट है वो प्रभावित करता है। अगर मान लो कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एक माँ है, एक फीमेल है, उसके पेट में बच्चा है। ठीक है, वो मीन्स 3 मंथ हो गए हैं या 4 मंथ हो गए हैं या 6 मंथ हो गए हैं। ठीक है, तो उस टाइम पे अगर परिवेश अच्छा नहीं है, परिवेश कैसा भी हो सकता है, एक पोल्यूशन से मीन्स भरा हुआ, एक गंदगी से भरा हुआ परिवेश हो रहा, परिवेश ऐसा हो सकता है जहाँ पे जो माँ माँ एक सांस ले रही है, तो उस सांस लेने के दौरान जो भी जहरीली गैसें हैं वो अंदर जा रही है बॉडी में, तो गर्भ में वो चीजें बच्चे का क्या करेगी, कहीं ना कहीं उसको डिफेक्ट करेगी बच्चे को। ठीक है, कहीं ना कहीं उस पर प्रभाव पड़ेगा, जो कि बुरा प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो बच्चा आगे जब जन्म लेगा तो वह एक प्री मैच्योर बेबी हो सकता है, उसके कुछ ऐसे अंग हो सकते हैं जो कि बुरे परिवेश के कारण विकसित नहीं हुए हैं। ऐसे ही कभी बच्चे, सॉरी, माता सॉरी, कई बार ऐसा होता है कि माता ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कुछ उसका जो खान पान होता है वो अच्छा नहीं होता, वो खान पान उसका हेल्थी नहीं होता, हेल्थी फूड नहीं, जैसे कि मदिरा पान वगैरह करना। ठीक है, स्मोकिंग वगैरह करना। ठीक है, तो वह ड्रिंकिंग या स्मोकिंग वगैरह अगर यूज करती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो गर्भ में बच्चे को नुकसान हो सकता है भाई। क्लियर है, तो उस टाइम तो यह परिवेश से ही तो मिल रही है चीजें, जो कि बच्चे को गर्भ में भी नुकसान कर रही है। तो इट मीन्स वहां पे हम कह सकते हैं कि सिर्फ माँ के गर्भ में हेरिडिटी ही नहीं प्रभावित कर रही होती, वहां पर कहीं ना कहीं मीन्स एक इन्वायरमेंट का भी रोल रहता है। ठीक है, तो ये चीज आपने याद रखना है कि भाई इन्वायरमेंट का भी रोल रहता है वहां पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कह रहे हैं कि वास्तव में विकास के विभिन्न पक्षों पर, जो भी विकास के पक्ष हैं, मेंटल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट। ठीक है, विभिन्न पक्षों पर आनुवंशिकता और परिवेश परस्पर मिलकर ही उसके ऊपर प्रभाव डालते हैं। दोनों के प्रभाव को अलग अलग करना सरल नहीं है, तो यहाँ पे यही चीज लिखी गई है, दोनों के प्रभावों को अलग अलग नहीं कर सकते हम। ठीक है, दोनों की परस्पर क्रिया निरंतर व जटिल रहती है। ठीक है, तो ये चीजें हमारे पास आती हैं हेरिडिटी और इन्वायरमेंट में। सो ये चीज आप याद रखोगे। सो गाइज अब हमारे पास ये जो कंसेप्ट है यह लगभग ओवर हो गया है। ठीक है, इसमें कुछ ज्यादा चीजें नहीं है, बाकी जो भी हमने किया ये आपने लगभग पढ़ रखा है। लास्ट में अब मैं आपके लिए कुछ 2-3 क्वेश्चंस ले लेता हूँ। ठीक है, और उस क्वेश्चन का आंसर आपने वीडियो के कमेंट सेक्शन में रखना है। हमारे पास जो फर्स्ट है, ठीक है, तो फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर जो क्वेश्चन है वो आ गया होगा। फर्स्ट है हमारे पास, तो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो कि कह रहे हैं एज ए एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, तो आपने बताना है कि यह क्या है, ऑप्शन भी देंगे। तो फर्स्ट में कह रहे हैं कि शुरू शुरू में बालिका किसी वस्तु तक पहुंचने के लिए अपनी पूरी बाजू का प्रयोग करती है, धीरे धीरे वह वस्तुओं को उठाने के लिए कलाई का और उंगलियों की मांसपेशियों का प्रयोग करती है। ठीक है, तो यह क्या है, यह सिर से पैर की ओर विकास है। दूसरा ऑप्शन मध्य से सिरे की ओर विकास है, जिसको हम आंतरिक अंगों से बाहरी अंगों का नाम भी दे सकते हैं। तीसरा जो है एकीकरण है, या जो है विभेदीकरण है। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट है। इसका आंसर आपने कमेंट सेक्शन में देना है। अच्छे से वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन को समझो और इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में दो। सेकंड में कह रहे हैं कि बालिका पहले गर्दन की क्रिया पर, सेकंड क्वेश्चन है, बालिका पहले गर्दन की क्रिया पर, सेकंड क्वेश्चन है, बालिका पहले गर्दन की क्रिया पर कंट्रोल करना सीखती है और उसके बाद निचले अंगों में उसका समन्वय होता है, मीन्स कोऑर्डिनेशन होती है, और इसके परिणाम स्वरूप वह घुटनों और फिर पैरों पर चलना सीख जाती है। तो यह क्या है, यह सिर से पैर की ओर विकास है, मध्य से सिर की ओर विकास है, यह एकीकरण है या विभेदीकरण है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, बालिका अन्य व्यक्तियों की आवाजों में से अपनी माँ की आवाज पहचानना सीख जाती है। यह क्या है, यह सिर से पैर की ओर विकास है, यह मध्य से सिरे की ओर विकास है, या यह एकीकरण है या विभेदीकरण है।
फोर्थ है हमारे पास, बालिका अंकों की समझ से ही जोड़ने और घटाने जैसी अधिक जो जटिल संकल्पनाएं होती हैं, मीन्स कॉम्प्लेक्सिकल कॉन्सेप्ट होते हैं, वो सीख जाती है। तो यह क्या है, यह सिर से पैर की ओर विकास है, वही सेम ऑप्शन। मध्य से सिर की ओर विकास है, विभेदीकरण है या एकीकरण है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन है, इसके ऑप्शन आपके सामने है। वीडियो को पॉज करके ध्यान से समझें और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दें। ये चीजें हमने ऑलरेडी इस वीडियो में पढ़ ली है। तो इसी तरीके से आपको वहां पे अपने पेपर में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो होप कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो, और जो नए स्टूडेंट या नए कैंडिडेट हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि भाई वीडियो को वो पहले वीडियो के पार्ट्स देख लें और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको जो भी हमारी नई वीडियो आएगी तो उसकी अपडेट आपको मिल जाएगी। लेकिन इसके लिए आपको बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करना है। ठीक है, सो बेल आइकन भी दबा लें। आगे हम मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। ठीक है, तब तक के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।